गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। कल आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाई होगी किसी कारण से, तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यूटी के साथ आगे लेके बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्लास का डे है वो भारतीय इतिहास की क्लास हम करेंगे, और भारतीय इतिहास में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मुगल काल। मुगल काल में मैंने आपको पिछली जो क्लास कराई थी मुगल काल की, आपके अगर याद हो तो मैंने उसमें आप लोगों को ये बतलाया था कि मुगल काल कब से कब तक था, मुगल काल की परिभाषा, विशेषताएं, मुगल कालीन राजाओं का क्रम, कब से कब तक वो गद्दी पर रहे, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में कराई थी। आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर पे हम कंप्लीट क्लास करेंगे। इसी तरीके से हम मुगल काल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के याद रहे, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन होता है कि बच्चे इसे ज़्यादातर भूलते हैं। लेकिन आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को समाधान देने के लिए हम लोगों ने अलग अलग टॉपिकों में से डिवाइड किया है। बाबर अलग करेंगे, हुमायूं अलग करेंगे, अकबर अलग करेंगे, शेरशाह सूरी अलग करेंगे, इसी तरीके से अलग अलग डिवाइड करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए और हम एक बेहतर रिजल्ट लेकर आए। तो आइए, आज बाबर के बारे में ही जानना है और इसी के बारे में आज पढ़ना है। आप लोग देख रहे होंगे कि हम आप लोगों के लिए कितनी कंटिन्यूटी के साथ क्लास लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए प्रतिदिन 4 क्वेश्चन 4 से 6 कम्युनिटी में डाल देते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ती रहे। आप लोगों को मोटिवेशन के लिए वीडियो डाली जाती है ताकि आप मोटिवेट रहे अपने काम में। आप लोगों के लिए टेस्ट कराया जाता है 1 हफ्ते में, संडे में। इसी तरीके से ये सब चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। चलिए आइए देखते हैं। विषय है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मुगल वंश। ठीक है, और मुगल वंश में जो हमारा टॉपिक है वो है बाबर। क्या टॉपिक है? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक आपको पता है कि बाबर था। ठीक है, मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम है इनका, पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का जो वंश था या खानदान था वो तुर्क से था। ये तुर्क से आए थे, ये तुर्की लोग थे। ठीक है, तुर्किस्तान, तुर्क वगैरह से आए थे, तो इन्हें तुर्की वंश के नाम से जाना जाता है। और जो ये मानते थे वो सुन्नी धर्म को मानते थे। सिया और सुन्नी मुस्लिम था। सुन्नी और सिया का अंतर ये है, आप हमेशा याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन आता है। सिया, सुन्नी उसे कहते हैं जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनके द्वारा जो बताई गए रास्ते हैं, उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं, उन चीज़ों को सुनकर, सुन्नी मतलब सुनकर जो विश्वास करते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन्हें ही सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। सिया मुसलमान उन्हें कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनके द्वारा बताए गए रास्ते को, उनके द्वारा बताई गई चीज़ों में जो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फॉलो करते हैं, उन्हें सिया कहा जाता है। क्लियर? यही अंतर है। तो जो मुगल थे ये आपके सुन्नी मुस्लिम थे। क्लियर है? तुर्क वंश था इनका और सुन्नी मुसलमान थे। धर्म जो था इनका इस्लाम था। आप याद रख लेंगे, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म था इनका, इस्लाम धर्म को ये मानते थे। क्लियर? नेक्स्ट, बाबर का जो जन्म था वो 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। बाबर जो है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, जब बाबर गद्दी पे बैठा तो पहली बार कहाँ की गद्दी पर बैठा था? तो फरगना की गद्दी पर बैठा था बाबर। कहाँ की गद्दी पर बैठा था? फरगना की गद्दी पर बैठा था।
कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में, और इसके साथ ही पद पादशाही की स्थापना की थी, जिसका अर्थ होता है बादशाह। तो याद रखना, पद पादशाही की स्थापना करने वाला भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। पद पादशाही का अर्थ जो होता है वो होता है आपका क्या? बादशाह, शासक, राजा। क्लियर है? नेक्स्ट, बादशाह की उपाधि लेने वाला बाबर तैमूर शासकों में प्रथम शासक था। याद रखना, बादशाह तैमूर वंश के जो शासक थे उनमें पहली बार किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो पहली बार बादशाह की उपाधि लेने वाला जो शासक था वो था मुगल काल में बाबर। नेक्स्ट, बाबर के कितने पुत्र थे? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सा बाबर का पुत्र था, कौन सा नहीं था? तो बाबर के 4 पुत्र थे और इसने पूरे साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। यहीं से लड़ाई की, झगड़े की शुरुआत होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि बाबर के कितने पुत्र थे और कौन कौन से पुत्र थे। एक तो हुमायूं ही था, आपको पता है, हुमायूं। दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ये चारों बाबर के पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने भारत पर 5 बार अटैक किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार अटैक किया था। याद रखना, कितनी बार अटैक किया? 5 टाइम, जिसमें इसका भारत के विरुद्ध प्रथम आक्रमण था 1519 ईस्वी में था। तो याद रखना, बाबर ने कुल कितने अटैक किए भारत पर? 5। पहला अटैक कब किया था? 1519 ईस्वी में। किसके विरुद्ध किया था इसने भारत पर? एक जाति थी यूसुफजई, यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इसी युद्ध में बाबर ने बाजोर और भेरा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण किले थे भारत के, इनका भेद लेना मुश्किल हो जाता था। बाजोर और भेरा का किला जीता था बाबर ने। तो याद रखना, बाबर का भारत पर पहला जो अटैक था वो बाजोर और भेरा के किला पर था। किस जाति के विरुद्ध था? यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। कब अटैक किया था इसने भारत पर पहला? 1519 ईस्वी में इसका भारत पर पहला अटैक किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था। इसकी डेट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। किस किसके विरुद्ध लड़ा गया था? किस किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। जो इसमें विजय हुआ था वो बाबर हुआ था। तो आप याद रखेंगे, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें विजय कौन हुआ था? बाबर। किस किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने पहली बार तुलुगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का पहली बार प्रयोग किया था। तुलुगामा युद्ध नीति क्या होती है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तोपखाना तो चलो आपको पता है, पहली बार तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुलुगामा युद्ध नीति का मतलब होता है, जैसे 2 सेनाएं, एक सेना यहां पर है, यहां खड़ी हुई है, और एक सेना इधर से है, ये इधर से जब बढ़ रही है, तो बीच में यहां पर गहरे गहरे गड्ढे खोद देना, और गहरे गड्ढे खोद के मतलब इन पे कुछ घास वगैरह डाल देना, ताकि इस सेना को जो हमारे विरुद्ध लड़ रही है इसे पता ना चल सके। तो फिर क्या होता है? तो जब ये यहाँ पर गड्ढों में इसे मौका दिया जाता है, इस सेना को, ये ए बी है, बी सेना ए के विरुद्ध बढ़ती है, तो ए सेना बी वाली को मौका देती है ताकि ये इधर बढ़ सके और इन गड्ढों में ये समा सके। तो जैसे ही आगे बढ़ेगी, ये पीछे हटते चले जाएंगे, तो ये इधर से आके इन पे अटैक कर लेंगे और इन्हें घेर लेंगे, इस सेना को। तो इसे कहा जाता है तुलुगामा युद्ध नीति। क्लियर है? तो तुलुगामा युद्ध नीति का पहली बार प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के पहले युद्ध में।
तोपखाने का पहली बार प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था। नेक्स्ट, बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा थे। इन दोनों ने इस युद्ध की बागडोर संभाली थी। याद रखना, पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें दो प्रसिद्ध बाबर के निशानेबाज कौन थे? एक तो था उस्ताद अली और एक था मुस्तफा। इन दोनों ने ही पहली बार पानीपत के पहला जो युद्ध लड़ा गया था उसमें तोपखाना और उसकी बागडोर पूरी संभाली थी युद्ध की। ये बहुत फेमस व्यक्ति थे दोनों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इब्राहिम लोदी। मध्यकाल का जो मेडवल काल है, क्योंकि ये जो मुगल काल है, इतिहास को हमने 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया का भारतीय इतिहास जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये जो है मुगल काल, ये मध्यकालीन इतिहास में आता है। तो यही चीज़ है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का एकमात्र शासक था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, और इसके साथ ही इसके दोस्त ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल पर ही मारे गए थे। याद रखना, पानीपत का जो पहला युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही बाबर के खिलाफ युद्ध के मैदान में ही लड़ते हुए मारा गया था। और एक इसका साथी था इब्राहिम लोदी का, ग्वालियर के जो राजा थे। ग्वालियर वर्तमान में मध्य प्रदेश का जिला है, और वहाँ के एक शासक थे, उस समय वो इनके दोस्त होते थे, मित्र होते थे, उनका नाम था विक्रमजीत। वो भी इनका साथ दे रहे थे, तो वो भी युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। तो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, बाबर एक दयालु और उदार शासक था। इन्हीं सब कारणों से इसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, बाबर एक बहुत ही सहनशील शासक था, दयालु स्वभाव का शासक था। अगर कोई जाता था तो वो लोगों की मदद बड़े पैमाने पे करता था, और ये सभी धर्मों का सम्मान भी करता था। इन्हीं सब कारणों से इसे कलंदर के नाम से जाना जाता है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कलंदर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे, कलंदर जो है मुगल बादशाह बाबर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासक बाबर ने मुस्लिमों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तमगा क्या था? तो तमगा किस काल में था? एक तो क्वेश्चन ये बनाना है आप लोगों को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में था, और किस राजा ने चलाया था तमगा जो कर था, टैक्स माफ कर दिया था? तो ये जो तमगा टैक्स था या कर था, ये मुगल शासक बाबर ने माफ कर दिया था। इन्हें कहा था कि अब कोई भी मुस्लिम तमगा जो कर है, टैक्स है, वो आज के बाद नहीं देगा। तो तमगा क्या था? कर या टैक्स। किसने माफ किया था? मुगल शासक बाबर ने। किससे किया था? हिंदुओं से, सिखों से, जैन से, बौद्ध से, मुस्लिमों से। तो मुस्लिमों से। नेक्स्ट पॉइंट, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में, इसकी डेट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईस्वी में राणा सांगा वे बाबर के मध्य लड़ा गया था। इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। देखो, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। ठीक है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 में जो लड़ा गया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी। क्लियर है पॉइंट? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बाबर की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? तुर्की। आपको दे देगा अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की। तो इनकी जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की, क्योंकि ये तुर्क से ही आए थे, तुर्किस्तान से ही आए थे। तो इनकी बोली जो थी, लैंग्वेज, मातृभाषा, वो तुर्की थी। ठीक है।
लेकिन बाबर अरबी भाषा भी बोलता था, अरबी और फारसी दोनों भाषाओं को भी जानता था। अगर क्वेश्चन दे दे बाबर कौन कौन सी भाषा जानता था, तुर्की, अरबी, फारसी, तो इसमें से अगर क्वेश्चन घुमा दे एग्जाम में कि बाबर की मातृभाषा क्या थी, तो हमारा फिर आंसर हो जाएगा तुर्की। फिर आपका आंसर तुर्की है, ओनली 4। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, एक तो क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, बाबरनामा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो बाबरनामा जो है जब इनकी मातृभाषा तुर्की थी, लॉजिक का पॉइंट है, तो तुर्की भाषा में इनने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। ठीक है, तुर्की भाषा में ही लिखी थी। और इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि जो बाबरनामा पुस्तक है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। किसकी पुस्तक है, बाबर की बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 4 बाग बनाने की परंपरा की रुचि पहली बार बाबर ने दिखाई थी। पहली बार याद रखना, पहली बार बाबर ने दिखाई थी, लेकिन इसकी शुरुआत मुगल शासक अकबर ने की थी। 4 बाग क्या था, 4 बाग ऐसा था जैसे ये खेत है, यहां से यहां तक ये खेत है, पूरा एक जमीन है, पट्टा है, तो इसे क्या था 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता था। 4 बाई 1, 2, 3 और 4। अब 4 भागों में 4 बाग। अब इसका मतलब ये था कि इसके चारों ओर बाग जो होता था 4 दीवारी की जाती थी, बाउंड्री कर दी जाती थी 4 दीवारी, उसके अंदर बाग होता था और ये आयताकार होता था। आप ये भी याद रखेंगे, आयताकार, आयताकार होता था, आयताकार बाग लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये होता था कि 4 भागों में तो डिवाइड हो गया, इसमें पानी के लिए छोटी छोटी नहरें बना दी जाती थी साइड से, ताकि चारों ओर उसके पानी घूम सके। तो इसी पद्धति को जो पहली बार मन में आई थी, किसी के विचार आया था, वो बाबर के मन में आया था, लेकिन इसे लागू करने वाला, पद्धति को इसकी शुरुआत करने वाला, आगे बढ़ाने वाला मुगल शासक अकबर था। क्लियर है? दोनों में अंतर है क्वेश्चन में। 4 बाग परंपरा बनाने की रुचि किसने दिखाई थी, बाबर, लेकिन उसे आगे किसने बढ़ाया, शुरुआत किसने की, अकबर ने। 4 बाग पद्धति क्या थी, पूरे खेत को 4 भागों में, आयताकार जो खेत होता था 4 भागों में डिवाइड करते थे, उसकी चारों ओर से बाउंड्री कर दी जाती थी बाग की, और उसमें 4 नहरों का निर्माण कर दिया जाता था ताकि उसमें पानी चारों ओर से घूम सके। और ये कैसे बाग होते थे, आयताकार बाग होते थे। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, भारत में मुबैयान नामक पद शैली, मुबैयान क्या है, ये पद शैली है, याद रखना, का जन्मदाता बाबर है। इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, बाबर की मृत्यु याद रखना कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। और पहले इसके शव को आगरा में दफनाया गया था, आगरा में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है, अभी याद रखना। लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया था। ऐसा था, बाबर ने किसी अपने कर्मचारी अधिकारी के आगे वसीयत की थी, जो दरबार में होता था, कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शव को आप मेरे मूल स्थान पे दफना देना। मतलब इसका मूल स्थान क्या था, तुर्की, और तुर्की में इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब तुर्की वगैरह में, तुर्कमेनिस्तान वगैरह ये उधर पड़ते हैं। तो क्या हुआ, आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया जब इसकी मृत्यु हुई। लेकिन जब पता चला कि इनने वसीयत की थी कि मेरे जन्म स्थान पे ही मेरा शव दफनाया जाए, तो आगरा के आराम बाग से निकाल कर इसके शव को फिर काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल,
में दफनाया गया था बाद में। तो क्वेश्चन आ सकता है किस मुगल शासक को या किस शासक को पहले भारत में दफनाया गया था लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया। कंफ्यूज करता है, नाम बिना दिए पूछता है। तो बाबर। क्लियर। नेक्स्ट है, और मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बाबर। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसकी डेट याद रखना, 21 अप्रैल 1526। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। विजय इसमें बाबर की हुई थी, आप याद रखना। इसी युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था और तुलुगामा युद्ध नीति का प्रयोग इसी में हुआ था, अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य, इसमें भी विजय बाबर की ही हुई थी। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, इसमें भी विजय बाबर की हुई थी। इन चारों युद्धों में विजय बाबर ही हुआ था और महत्वपूर्ण युद्ध थे। पहली बार तोपखाने का भारत में प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के युद्ध में। किस मुगल शासक ने किया था? बाबर ने किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा इसके 2 निशानेबाज या तोपची थे। क्लियर है? तो मित्रों, ये थी आज की हमारी क्लास, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आई होगी। बाबर से इससे ज़्यादा आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स से एग्जाम के लिए। आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, पीसीएस का दीजिए, कोई छोटा एग्जाम भी, जितने भी हो सकते हैं आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपसे बाबर से पूछा नहीं जाएगा। और आप लास्ट 10 से 12 साल के पेपर, 20 साल के पेपर एनालिसिस करिएगा। आप देखना जो हमारी क्लास चल रही है उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही आप लोगों के लिए क्लास में कराया जा रहा है जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फालतू हम कुछ भी नहीं करा सकते। बाबर वरना इतना बड़ा है कि 2-3 दिन की भी अगर मैं आपको क्लास लूँ इस पर, तब भी ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, लेकिन वो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे पहली शर्त है। तो कम समय में अधिक तैयारी करिएगा और कम समय में सफलता प्राप्त करिएगा। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आती है और हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।